अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 4 कैफ 5 का 10 मिनट देर से स्टार्ट हुआ चाहता है। ये रमज़ान पैकेज चल रहा है ना असल में, ठीक है। तो कभी 5 मिनट लेट करके 5 मिनट जल्दी छोड़ दिया, कभी 10 मिनट जल्दी शुरू कर, अच्छा नहीं, अच्छा जी, चले जी। IAS 38 चल रहा था, कल हमने नोट बनाया था। आसान है, काम मुश्किल नहीं है, लेकिन इजी नहीं लेना इसको, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार। वो बुक तो उन्हें कहना PDF भेज दे मुझे इस चैप्टर का, अब्दुल्ला को मैसेज कर देना, ठीक है। मैं तो भूल ही गया, पता नहीं अब इसमें वो सवाल हैं या नहीं। अभी 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 भिजवा दो, ठीक है। अच्छा जी, ज़रा वापस आएँ अपनी थ्योरी की तरफ। तो पहले सफ़े पे ये थोड़ी सी डिस्कशन रहती है रेजिडुअल वैल्यू और यूज़फुल लाइफ की, ये अभी करनी है, करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, यहाँ से हमने कहा था कि ज़रा बाद में पढ़ेंगे एंड पे, लेकिन फिर वो एंड पे फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही थी, यानी टाइम ही ख़त्म हो गया था। जुमा भी था ना, थोड़ा डिले कर लेते वरना आगे क्लास को लंबा कर लेते। बट बात हो रही थी, अगर आप सेपरेटली परचेज़ करें किसी इंटेंजिबल को, तो इनिशियली उसने रिकग्नाइज कब होना है, वो तो रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा है ना। रिकग्निशन कब करनी है? जब प्रॉबेबल हो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल। फिर इनिशियल मेजरमेंट किस पे करनी है? हमने कहा था उसको करना है एट कॉस्ट, ठीक है जी। और अब हर एक की अलग अलग कॉस्ट, जैसे परचेज करें अगर सेपरेटली इंटेंजिबल को, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो हमने कहा ये तो वही IAS 16 वाली कॉस्ट है, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन फंडेबल टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, ठीक है जी। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है इसके अलावा वो भी ऐड कर देनी है आपने, जो जो इंटेंडेड यूज़ तक लाने के लिए उस पर इनकर होंगी, ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की एग्जांपल्स एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यानी वो सारी तनख्वाहें, बोनस, लटरम पटरम जो एम्प्लॉयज़ को दिए, उन एम्प्लॉयज़ को जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उस इंटेंजिबल को बनाने में। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, आपके साइंसदान, जो साइंसदान आपके फार्मूला बनाने के लिए बैठे हुए हैं, उनको आप जो तनख्वाहें देते हैं वो तनख्वाहें आपके, ओहो ये तो सेपरेट वाला है, हाँ ठीक है। तो सेपरेटली भी तो आप एक्वायर सॉफ्टवेयर करके ले आए, लेकिन आपने अपने IT मैनेजर को रखा हुआ है, जिसको उसको कहा यार रूटीन के काम से हट के इसकी इम्प्लीमेंटेशन करो, आपको इसके अलग पैसे मिलेंगे। अब ये एम्प्लॉय बेनिफिट आपने अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया है, सैलरी दी या कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है जो इसके साथ, ठीक है। इस इंटेंजिबल को इंटेंडेड यूज़ में लाने के लिए कोई प्रोफेशनल फ़ीस है, कंसल्टेंट कोई आया, आपने उसको फ़ीस दी, या फिर जब आपने इंस्टॉल कर लिया उसको, तो टेस्ट किया आपने सॉफ्टवेयर को, या कोई भी इंटेंजिबल है उसको टेस्ट करने की कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। और अगली बात, अगर आपने ये जो इंटेंजिबल बनाया है इसको टेस्ट करते हुए आपने कुछ सैम्पल्स बनाए, तो उन सैम्पल्स को बनाने की कॉस्ट आई होगी कुछ, और उन सैंपल्स को हमने बेच दिया तो कुछ उससे रेवेन्यू भी आया होगा। इनको भी नेट कर लेना है, और नेट करके जो नेट में कॉस्ट ही नॉर्मली होती है, क्योंकि हम सैंपल्स को बड़ी डिस्काउंटेड सी प्राइस पे बेच देते हैं ताकि थोड़ी मशहूरी भी हो जाए हमारी। जैसे हमने हनी पिज़्ज़ा का फार्मूला बनाया था, वो हमने को 10-15 हनी पिज़्ज़ा बनाकर आपके हॉस्टल के अंदर ला के उनको जितनी कीमत बनती थी उसको 25, यानी कि 1000 रुपये का बेचना था, हमें ये 800 में पड़ा था। हमने 800 रुपये में ये पिज़्ज़ा बनाया, ठीक है जी। इसको 800 में बनाकर हमने नॉर्मली तो 1000-1200 का बेचना है, लेकिन ये चूँकि टेस्ट रन किया था हमने, सैंपल प्रोड्यूस किया था, तो हमने तारफ़ी कीमत भी लगा दी कि चलो ज़रा मशहूरी भी हो जाएगी, तो हमने 250 का बेच दिया। अब ये बना 800 का था, बिक गया 250 का, तो नेट में फिर भी कॉस्ट ही पड़ी है, वो कितनी है? 550 पर पिज़्ज़ा। तो वो आप इस फार्मूला की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने फार्मूला को टेस्ट किया है, टेस्ट रन किया ना, ठीक है। अब बात समझ आई? ये डिफरेंट है IAS 16 के ट्रीटमेंट से, क्योंकि IAS 16 में ये ट्रीटमेंट रिसेंटली कुछ अर्सा पहले बदल गया है। IAS 16 के अंदर एक रिवीजन आई है, जिसमें IAS 16 में कहते हैं कि टेस्ट रन की कॉस्ट तो एसिड की कॉस्ट में ऐड करते हैं, लेकिन अगर एसिड को टेस्ट रन करते हुए आपने कोई सैंपल्स प्रोड्यूस किए हैं, तो उन सैंपल्स को बेचकर आने वाला
रेवेन्यू और उसको बनाने की कॉस्ट, ये आपने एसेट में इस तरह से नेट करके नहीं डालनी, बल्कि इसको आपने पीएनएल में ले जाना है। अब ये IAS 16 के अंदर ट्रीटमेंट चेंज हो गया। अब उस्ताद आपको पीछे इंट्रो FAR 1 में यही पढ़ा रहे होंगे, लेकिन IAS 38 में ये रिवीजन नहीं आई है, इसलिए इसमें स्टिल वही, पता नहीं आपने वो पुराना ट्रीटमेंट पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये ऐसे ही है। यहाँ पे सवाल आगे आएगा, उसमें देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सही है, चलें। अच्छा, उसके बाद जी जो चीज़ें नहीं हैं पार्ट, हमने कहा था कि वो एडवर्टीजमेंट वगैरह हो गई, कोई ट्रेनिंग वगैरह होगी, कोई एडमिन जनरल ओवरहेड्स हो गए, ये कभी भी आपके इंटेंजिबल के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं होती। लेकिन अगर ये सेलिंग एडमिन वगैरह, एडमिन ओवरहेड, जनरल ओवरहेड जो है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाए, लफ्ज़ लिख दे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो फिर ये भी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि इसकी वजह से ये पड़ा। मैंने आपको मिसाल दी थी आपके फैक्ट्री मैनेजर की, कि उसकी मंथली सैलरी है, तो वो बीच में कुछ सुपरविजन भी कर रहा है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहा, तो ये जनरल ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, ये आपकी उस एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने उसको सुपरविजन के लिए अलग से कुछ पैसे दे दिए तो अब ये ऐड होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगली बात हमने यहाँ शुरू की थी, जिसके ऊपर फिर मैंने कहा था रुक जाओ। लफ्ज़ रीडिप्लॉइंग पे आए थे, तो मैंने कहा था रुक जाओ, ये ज़्यादा हैवी ना हो जाए। ताज़ा नहीं थे ना आप दोबारा ताज़ा दम होके आए हैं, तो आप पढ़ते। कहता है जी, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना एसेट की कॉस्ट में, कॉस्ट जो डिफरेंट होती हैं उनको एसेट की कॉस्ट में, इंटेंजिबल में कैपिटलाइज करना रोक दो। कब रोको? when the asset is in condition necessary for it to be capable of operating the manner intended by the, जब जिस तरह से हम इस्तेमाल करना चाहते थे वो उस तरह से बन गया, उस हालत में आ गया, तो अब मजीद कॉस्ट उसमें ऐड करना। बिल्कुल वैसे जैसे IAS 16 के अंदर जब एसेट रेडी टू यूज हो जाया करता था, तो आप फिर मजीद कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करते थे, वो कैपिटलाइज हो जाता था, फिर डेफिसिट होता था, और सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के अपने रूल्स हैं अलग से, वो यहाँ पे भी वैसे ही। ठीक है, अच्छा, आगे वो कहता है देयरफॉर, यहाँ से असल में मैं फिर चुप कर गया था, मैंने कहा रहने दो। देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और रीडिप्लॉइंग एन इंटेंजिबल एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट एसेट। पहली बात, दो तीन बातें। पहली बात है कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और रीडिप्लॉइंग। यूजिंग का मतलब आपने, मैं मिसाल देता हूँ, ये भी मिसाल ही है, कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कर लिया, टेस्ट रन करके कंसल्टेंट ने आपको दे दिया कि ये जी आप बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, करें आप अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज, अब इसमें सारा इंटीग्रेशन हो गया आपके बिजनेस के साथ, इस सॉफ्टवेयर का बिल्कुल रेडी, लेकिन आपको चलाना फिर भी नहीं आता। आपने कहा यार चलाने के लिए तो कोई ट्रेनिंग दे दो। उन्होंने कहा जी इसके तो अलग पैसे लगेंगे, आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट के 2-3 बंदे दे दें हमें, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग या 2 दिन की या 4 दिन की या 10 दिन की हम ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद फिर ये इस सॉफ्टवेयर को चला सकेंगे, और इसके लिए मिसाल के तौर पे आप हमें 2 लाख रुपए फीस दे दें, हम आपके स्टाफ को ट्रेन कर देंगे मुकम्मल। अब ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, वैसे नाम ट्रेनिंग आ गया तो आपको सुकून हो गया, लेकिन समझे ना कि ये क्या चीज़ है, ट्रेनिंग किस लिए दी जा रही है? ट्रेनिंग किस लिए दी जा रही है? ताकि आप इस इंटेंजिबल को यूज़ करें। बन गया है वो, इसलिए वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन इंटेंजिबल, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन इंटेंजिबल आर नॉट एडेड इन कैरिंग अमाउंट। बात समझ आती है? अच्छा, एक तो होगा ये यूज करने का, दूसरी चीज लिखी हुई लफ्ज यहां पे लिखा है रीडिप्लॉइंग। रीडिप्लॉइंग का क्या मतलब है? अच्छा, डिप्लॉय करने का क्या मतलब है? पहली बार इंप्लीमेंट करना, पहली बार। और रीडिप्लॉय का मतलब, रीडिप्लॉय का मतलब यह है कि आपने जिस कंप्यूटर में किया था मिसाल के तौर पे इंस्टॉल, या जिस सिस्टम में या जिस दफ्तर में, वहाँ से निकाल के आप दूसरे दफ्तर में लेके जाना है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी को कहा कि भाईजान इसको वहाँ से निकाल के उतार के यहाँ पे इंस्टॉल कर दें, सेटिंग कर दें, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, इसकी फ़ीस लगेगी। अब वो फीस जो उन्होंने लेनी है वो रीडिप्लॉइंग कॉस्ट है, इंटेंजिबल की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी उससे। ठीक है, वो बस आपका खर्चा है, आपके शिफ्टिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, जो भी आपने खर्चा डालना है उसको डालें। ठीक है, ये क्या चीज़ है? रीडिप्लॉइंग। तो 2 चीज़ें हो गई, क्या जी? Therefore, cost incurred in using or redeploying intangible are not included in carrying amount of assets। बात समझ आ गई? ये 2 बातें समझ आ गई कि पहले उसने क्या कहा, रोक देना इंटेंजिबल की कॉस्ट में कॉस्ट को ऐड करना जब वो उस कंडीशन या लोकेशन या मामले पे आ जाए जिसमें हम चाहते हैं, जहाँ जिस हालत में हम चाहते हैं उसमें पहुंच गया, तो रोक दो कॉस्ट को वहाँ पे ऐड करना। ठीक है, और साथ ही उसने बताया इसका मतलब देयरफॉर
कॉस्ट यूज़ करने के लिए कोई इनकर किया आपने या रीडिप्लॉय करने के लिए किया, तो उसको आपने इंटेंजिबल कॉस्ट में ऐड नहीं करना। ये बात समझ आ गई। अब एक चीज़ होती है ऑपरेटिंग लॉस। ऑपरेटिंग लॉस का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस से लॉस का आना। मतलब आपने ये जो भिंडी कोला बनाई है, भिंडी के जायके वाली कोक बनाई है, कोला बनाई है, ठीक है, ये भिंडी कोला जो है ये अभी इनिशियली लोगों को इतनी पसंद तो नहीं आएगी। अब आपकी कॉस्ट तो अच्छी खासी इनकर हो रही है, आपने पूरा प्लांट उसके लिए लगाया, फार्मूला बना के आपने इंटेंजिबल जो इंटेंजिबल बनाया उस पर भी खर्चा हुआ। फिर अभी आप जो है वो उसको बना रहे हैं, स्टाफ तो आपने सारा रख लिया, वो जो आपने नई फैक्ट्री नया प्लांट लगाया है, भिंडी प्लांट, ठीक है, उस प्लांट के खर्चे तो पूरे हैं, उसके स्टाफ तो पूरा रखा हुआ है, लेकिन अभी वो कोला इतना ज़्यादा बिक नहीं रहा। अब जब ये सूरत हाल होगी तो इंटेंजिबल तो बन गया था, उस फार्मूला को यूज़ करके आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, कमर्शियल प्रोडक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड। लेकिन मामला ये है कि लेट्स से इस पीरियड में आपके लेट्स से पहले 2-3 महीनों के अंदर ईयर एंड हो गया, 2-3 महीने रहते थे, उन 2-3 महीनों में आपने जब इस भिंडी कोला का सेल्स रेवेन्यू का वॉल्यूम रेवेन्यू देखा तो वो लेट्स से आ रहा था 1500 रुपये, लेकिन आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, जो कॉस्ट हैं, डिफरेंट कॉस्ट ऑफ सेल हो गई, सेलिंग एडमिन, जो भी लटरम पटरम खर्चे हैं, फिक्स वेरिएबल रला मिला के वो सारे के सारे जो हैं वो लेट से 3500 पे पहुंचे हुए थे। तो अभी फ़िलहाल इनिशियली आपको हमेशा किसी भी प्रोडक्ट के स्टार्ट के अंदर आपको इनिशियली उसके ऊपर लॉसेज आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लोगों के अंदर ये शऊर आएगा कि भिंडी कोला बहुत ज़बरदस्त है सेहत के लिए। वैसे कोला तो कोई भी ज़बरदस्त नहीं है, खैर चलें। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो इसको परचेज़ करना शुरू करेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट नॉर्मली फिक्स कॉस्ट सेम रहती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलना शुरू होती हैं, आप प्रॉफिट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन वो तो जब होगा सो होगा ना। अभी तो फिलहाल क्या आ रहा है आपको, 2000 का लॉस आ गया। ये लॉस कौन सा है? ये ऑपरेट किया तो लॉस आया। अब किसी सियाने ने कहा और यार इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस है, इसको एसिड कॉस्ट में ऐड कर दो। स्टैंड ने कहा नहीं, ये ऑपरेशंस का लॉस, एसिड रेडी टू यूज़ हो गया था, उसके बाद कॉस्ट सीज कर दो। तो ये उसने एक जुमले में लिखा, देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड फॉर यूजिंग, रीडिप्लॉइंग या इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज आर नॉट मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। ठीक है, सही है, ये जुमला आप पढ़ लो। ये इसलिए मैंने कल ज़रा स्किप कर दिया, मैंने कहा यार ज़रा हैवी हो जानी है बात। नहीं, कॉस्ट, वो कॉस्ट ऑफ यूजिंग नहीं है ना, वो तो यूज़ होने की वजह से वो कॉस्ट का एक्सपेंस में कन्वर्ट होना है, वो तो अमोर्टाइजेशन तो उसे कहते हैं। ये तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं एसिड की कॉस्ट के अंदर, जब खर्च जो डिफरेंट कॉस्ट इनकर हो रही हैं वो एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करने की बात हो रही है कि वो रोक दो। क्या अमोर्टाइजेशन आप एसिड की कॉस्ट में ऐड करते हैं, उससे लेस करते हैं? तो ये तो ऐड करने की बातें कर रहे हैं, ठीक, कि एसिड को, इंटेंजिबल को यूज़ करने को। मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना आ रहा हमें, तो ट्रेनिंग देनी पड़ी। तो ये ट्रेनिंग की कॉस्ट जो इनकर हुई है किस लिए हुई है? इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रन करने के लिए हुई है, या वो इंस्टॉल करके रनिंग कंडीशन में है, अब उसको हमें चलाना नहीं आ रहा उसके लिए की है? तो रनिंग कॉस्ट, जैसे आपने प्लांट लगाया, आपको पीपी से बात अच्छी समझ आती है, आपने प्लांट इंस्टॉल किया, अब वो प्लांट इंस्टॉल होकर टेस्ट रन करके उन्होंने चला के दे दिया कंसल्टेंट्स ने, इंजीनियर्स ने, कि लो जी ये रेडी है। अब आपने उसको फ्यूल जो है वो उसके ऊपर लगाना है या इलेक्ट्रिसिटी लगानी है क्योंकि वो चले, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल जो है ये आप प्लांट की कॉस्ट में ऐड करेंगे? नहीं, ये तो उसको चलाने के लिए है, यूज़ करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग, या चल रहा था अच्छा भला, रीडिप्लॉइंग, या स्टार्ट के अंदर ऑपरेशन से लॉसेज आए, तो ये लॉसेज ये कभी भी आपने एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करना। जी वो तो इंस्टॉलेशन की बात होती है ना, मैंने तो कहा है कि वो ग्रर करके चेक करके देंगे आपका प्लांट चल रहा है, टेस्ट रन हो गया, तो वो तो आपने उससे पहले ही किया उन्होंने। तो टेस्ट रन करके उन्होंने होके करके सैंपल बना के यस करके उन्होंने आपको चाबी पकड़ा दी प्लांट की, ये लो जाओ अब चलाओ। अब उसके बाद तो फिर बिजली जो है वो उसको यूज़ करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए तो नहीं है ना, इंस्टॉल तो हो गया। ठीक है, चलें आगे। आगे कहता है इनकम्स एंड एक्सपेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती हैं क्योंकि इन्हीं से सवाल बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इसलिए टाइम लग रहा होता है। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंसिडेंटल ऑपरेशंस नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आर recognized immediately in profit and loss included in their respective classification of income and expense। जी, इनकम एक्सपेंसेस जो
कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, वही बातें दोबारा दोबारा करी जा रहा है, वो उसी वक्त पीएनएल में फेंक देते हैं आप, जो उससे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ठीक है। और जो उनकी क्लास बनेगी, ठीक है, उसी के अंदर डाल देंगे। सेलिंग एक्सपेंस है उधर डालें, एडमिन है उधर डालें, फाइनेंस कॉस्ट है उधर डालें, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट जैसे हो गई, अगर तो आपने लोन लेके उससे ये प्लांट इंस्टॉलेशन के ऊपर प्लांट खरीद और इंस्टॉलेशन किया तो वो बोरिंग कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज होगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो एक्सपेंस आउट होगा, ठीक है ना। तो वो रूल्स अपनी जगह पे ये जो है ना, ये if payment of an intangible is deferred beyond normal credit terms, cost is the cash price equivalent, the difference between this amount। अच्छा, ये इसके लिए ना आप थोड़ा सा IFRS 15 का, थोड़ा सा तो नहीं, खैर IFRS 15 का इंतज़ार कर लें, ठीक है। वहाँ पे जाके या बीच में कोई एडजस्टमेंट्स आएंगी ना जब सवालों के अंदर, तो वहाँ पे मैं करवा दूंगा, ठीक है। बेसिकली कहना ये चाह रहा है, वैसे सही मानों में तो इसकी समझ आती है IFRS 15 में ही जाके, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ज़बानी कलामी आपको समझा देता हूँ। वो ये कहना चाह रहा है कि मिसाल के तौर पे आपने आज एक इंटेंजिबल जो है वो ख़रीदा है, ठीक है। आपने जिससे ख़रीदा उसको कहा है भाई तुम्हें पैसे मैं 5 साल के बाद दूंगा। अब आज अगर वो कैश में ख़रीदते तो आपको वही सॉफ्टवेयर 5 लाख का मिलता, लेकिन आपने जो उसको 2-3-5 साल बाद 3 साल बाद पैसे देने का वादा किया, तो क्या आपको वो आज भी 5 लाख का ही देगा ये सॉफ्टवेयर? बोलो, 5 लाख का सॉफ्टवेयर आज मिलता है, अगर आपने उसको कहा है मैं तुम्हें 3 साल बाद पैसे दूंगा, तो क्या वो 5 लाख ही लेगा? वो 5 से ज़्यादा ही लेगा, ठीक है। 6-7 लाख, लेट्स से 7 लाख लेता है, तो स्टैंडर्ड कह रहा है कि भाई इंटेंजिबल की कॉस्ट 5 लाख ही है, बाकी 2 लाख जो है वो इंटरेस्ट है जो आप पे करेंगे अगले को। बेसिकली ये फाइनेंसिंग ली है एक तरह की। अब यही बात कर रहा हूँ ना, ये फ़िलहाल हैवी हो जाएगी बात, वहाँ पे तो जाके पूरा टॉपिक है पढ़ना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू, जी हाँ, वो 7 लाख प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो 5 लाख ही बनेगी, जो डिस्काउंट रेट होगा उससे। बिल्कुल हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो तो भी इंस्टॉल करने के लिए यूज़ हो सकता है, अगर आपका कोई सिर्फ ये नहीं कि इंटेंजिबल के लिए टेंजिबल यूज़ है, टेंजिबल के लिए टेंजिबल यूज़ हो जाए, टेंजिबल के लिए इंटेंजिबल यूज़ हो जाए, इंटेंजिबल के लिए इंटेंजिबल यूज़ हो जाए, इंटेंजिबल के लिए टेंजिबल यूज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो एक एसेट दूसरे के लिए यूज़ हुआ है, तो जो यूज़ हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन उस नए एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। मिसाल के तौर पे, आने दो यार, वो आगे आ रहा है, ठीक है। ये फिलहाल आप रोक दें, ठीक है, इसको मैं पढ़ा दूंगा आपको जब IFRS 15 हो जाएगा, ठीक है ना। सादा बात यही थी कि आपने एसेट की कॉस्ट में, वो कहता है कि वो कॉस्ट जो आज की कैश प्राइस है वो इंटेंजिबल की कॉस्ट है। आगे वो कहता है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड टोटल पेमेंट इज रिकॉर्डेड एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द पीरियड unless it is capitalized in accordance with IAS 23, ठीक है। वी विल स्टडी सिमिलर कॉन्सेप्ट इन IFRS 15, यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप इस सही से वो असल में डिस्काउंटिंग वहाँ पे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम कभी चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे तो कैश और डिलीवरी आगे पीछे हो जाएंगे, बल्कि वहाँ पे तो बेचने की लड़ाई है, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है ना, ठीक है। तो हम चीज़ें आज बेच देंगे, पैसे कुछ साल बाद, या चीज़ें आज पैसे आज ले लेंगे और पैसे जो हैं चीज़ें जो कुछ दिन बाद देंगे। तो ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर या डेटर वाला केस जो आता है, तो वहाँ पे जाके ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फ़िलहाल इसको आप ज़रा रोके रखें, ठीक है। सादा बात ये है कि अगर पेमेंट जो है वो डेफर हो जाए बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, क्या होती हैं, ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो है ना, ये आता है तब, यानी इंटरेस्ट वाला मामला तब आता है जब आप अपनी पेमेंट को डिले कर दें बियॉन्ड 1 साल। 1 साल के अंदर अंदर चलता है, 3-4-5-6 महीने तक कोई उधार कर ले, कोई मसला नहीं। जब 1 साल से ऊपर जाता है ना उधार, तो वो ये कह रहा है कि अगर इंटेंजिबल की पेमेंट डेफर हो बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, पढ़ा मैं फिर भी देता ही है, चलो, तो कॉस्ट जो उसकी होगी वो होगी कैश प्राइस इक्विवेलेंट। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आज अगर आप खरीदें जाके बाजार से यही इंटेंजिबल, आपको 5 लाख का मिलेगा, लेकिन आपने इस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 7 लाख रुपये आप दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने लेट पेमेंट करनी है। तो लेट पेमेंट ऐसे ही है जैसे आपने बैंक से लोन लेकर आपने एसेट खरीदा होता, तो बैंक को लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता ना। बैंक से लोन नहीं लिया, आपने अगले बंदे से एसेट ही उधार उठा लिया, तो उसने फिर पैसे जो है सिर्फ एसेट के नहीं लेने, बल्कि उसने लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी लेने। तो वो यही कह रहे हैं कि एसेट की कॉस्ट के अंदर आपने सिर्फ कैश प्राइस डालनी है, बाकी जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता अनवाइंडिंग जब करते हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे, उसको एसेट में डेबिट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करेंगे। ओके,
अच्छा जी, उसके बाद अगर आप इंटरनली जनरेट करते हैं किसी इंटेंजिबल को, अब ये इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, क्योंकि आपको इसका असूल तो पता है। असूल क्या है? इंटरनली जनरेटेड हो तो बोलो। हाँ, पहली बात ऐसे है, इंटरनली जनरेटेड है तो आप अगली बात करो। अगर इंटरनली जनरेटेड है और 5 में से है, 5 कौन से? गुडविल, ब्रांड, मास्टर्ड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट, ये 5 में से है इंटरनली जनरेटेड, तो ये इंटेंजिबल ही नहीं है। और अगर यही आप इंटरनली जनरेट ना करें, खरीदें, तो फिर ये इंटेंजिबल बन जाएगा। लेकिन अगर ये इन 5 के अलावा है तो कोई सा भी है, हमने खुद बनाया हुआ ना, इंटरनली जनरेट, परचेज वाला तो अलग हो गया था ना, इंटरनली जनरेट किया, इन 5 में से नहीं है, सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइन है, कोई फार्मूला है, ठीक है, तो इन 5 में से नहीं है, लेकिन हमने खुद इंटरनली जनरेट किया है, तो असूल क्या है? रिसर्च और डेवलपमेंट 2 फेजेस से गुजर के बनेगा। रिसर्च फेज के अंदर होने वाली सारी कॉस्ट्स को, इनकर होने वाली सारी कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करेंगे, पीएनएल में डालेंगे, और डेवलपमेंट फेज के अंदर 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाली कॉस्ट को एक्सपेंस ही करेंगे, और 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद वाली को एसेट बनाएंगे, कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। अब असल कहानी तो कॉन्सेप्ट तो आपके पास है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको आता है, लेकिन एक बात का आपको नहीं पता, रिसर्च में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, डेवलपमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फॉलो करती हैं, और 6 क्राइटेरिया क्या हैं। ये बातें पता होंगी तो फिर ट्रीटमेंट तो पहले ही आता है। असल में मसला नहीं था और तो काम चल जाता। मसला असल में ये आ रहा है कि आई कैप अपने आप क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं कहता रिसर्च स्टार्टेड और डेवलपमेंट स्टार्टेड, और फिर वो कहता है हमने फिजिबिलिटी की, हमने फलां किया, हमने फलां, अब एग्जांपल्स देता है, वही पढ़ाने लगूँ, ठीक है। तो आपको खुद देखकर अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ये कौन से वाले फेज़ की एक्टिविटी है। तो उस अगर रिसर्च फेज़ की एक्टिविटी है तो वो एक्सपेंस, और अगर डेवलपमेंट वाली है तो वो फिर कैपिटलाइज करेंगे, अगर 6 क्राइटेरिया मीट हो रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो An internally generated intangible is created by a company through its own efforts. ठीक है जी. It is sometimes difficult to assess whether an internally generated intangible qualifies for recognition because of problems such as it is not identifiable or cost cannot be measured. कहता है कि कभी कभी ये डिफिकल्ट हो जाता है कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करें या ना करें, ठीक है। तो बहरहाल 5 को तो फिर हम नहीं करते ना, ठीक है, वो उसने अलग से लिखा भी हुआ है ये, ठीक है ना, कि इनको क्या करना है। अब ये पैरा 63 में उसने प्रोहिबिट कर दिया है, कहता है IS-38 प्रोहिबिट्स, अगले सफ़े पे, द रिकॉग्निशन ऑफ फॉलोइंग इंटरनल इंटेंजिबल्स, प्रोहिबिट कर दिया है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि अब अगर आपको लॉजिक समझाने के लिए कह दिया मैंने कि इसकी कॉस्ट ज़रा मुश्किल है रिलायबली मेजर करना, लेकिन सवाल में वो धोखा देने के लिए लिख भी दे, या इवन आप ये दावा करते हैं कि नहीं जी हम कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तब भी मसला क्या है, IS-38 ने इसको स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर दिया है, तो अब आपने इसको कैपिटलाइज नहीं करना, चाहे कॉस्ट रिलायबली मेजर हो भी रही है, नहीं करना, ठीक है, चाहे आपने कोई तरीका निकाल भी लिया है। क्यों? क्योंकि IS-38 ने क्या कहा है कि प्रोहिबिट कर दिया रिकॉर्ड करना इन फॉलोइंग इंटेलिजेंट इंटेंजिबल्स को, ठीक है, गुडविल, ब्रांड्स, मास्टर्ड्स, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट, ठीक है जी, कहानी खत्म, इससे आगे वो बोला ही कुछ नहीं, बस दैट्स इट। अच्छा, तो कह रहा है डिफिकल्ट होता है असेस करना आया इंटेलिजेंट इंटेंजिबल को हम रिकॉर्ड करें या ना करें, ठीक है, क्वालिफाई करता है या नहीं करता रिकग्निशन के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल नहीं होता, मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना, समझ नहीं आ रही, नज़र ही नहीं आ रहा गुडविल कहाँ है, अलग से आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रही है। दूसरा, अच्छा ये गुडविल जो है ना, ये जब हम पूरा बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उसमें इसकी वैल्यू लगती है IFRS 3 और 10 है ना, उनके तहत लगती है, वो हमने कंसोलिडेशन जब करनी है तो उसके स्टैंडर्ड है। मुश्किल होता है, नामुमकिन तो शायद ना हो पर मुश्किल तो होता है। वो कह रहा है बस ठीक है ना, ये मसले आते हैं इसके अंदर। तो बहरहाल अगर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल को आपने रिकॉर्ड करना है तो वो ये तरीका आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या? टू असेस वेदर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल मीट्स द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग आइडेंटिटी क्लासिफाइज जनरेशन ऑफ एसेट इनटू रिसर्च फेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारी फजूल गपशप थी, असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर मैं सिर्फ 2 लफ्जी बात करूं,
तो बस कोई याद रखना चाहे तो रिसर्च क्या है? प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, कोई प्लान बना के इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च। और डेवलपमेंट क्या है? जो रिसर्च के में जो फाइंडिंग्स आई हैं उनको फिर अप्लाई करना। अगर दो लफ्जी बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है, बस। बाकी भी तफसील से पढ़ते हैं, ठीक है? तो रिसर्च क्या है? प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। डेवलपमेंट क्या है? उस इन्वेस्टिगेशन में यानी रिसर्च में जो फाइंडिंग्स आई उनकी एप्लीकेशन, ठीक है? अब इसकी डेफिनेशन तो बस इतनी सी है, ये काफ़ी है, ठीक है ना? असल में तो इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले ही सीख ली, और इसकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं बहुत, ठीक है? तो बहरहाल डेफिनेशन है, रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। बट ठीक है, सादा बात, रिसर्च क्या है? प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? डेफिनेशन नहीं आपसे रिप्रोड्यूस कराता इसकी, बहरहाल करा भी ले तो प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन है, बस काफ़ी है, ठीक है? अब असल कहानी आती है, रिसर्च की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? एक्सपेंस आउट करते हैं, तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो अगली लाइन में लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च शैल बी रिकॉर्डेड, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शैल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड, ठीक है जी? फ्रॉम रिसर्च फेज ऑफ, इसको काट दो यार, बल्कि लाल से काटो, दूर से नजर आए, ठीक है जी? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? कोई इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं करना रिसर्च, बल्कि रिसर्च वाले खर्चों को एक्सपेंस आउट करना है पीएनएल में, पढ़ा हुआ था। अब असल कहानी शुरू होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। असल में ना, पहले मैं आपको सवाल दिखाता हूं, देखो जी, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर हैव बीन इनकर्ड, डव लिमिटेड, मार्च 21 में सवाल आया, इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, पायलट प्लांट पे खर्चा हुआ, फी टू रजिस्टर लीगल, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स। ओ भाई, रिसर्च कहाँ है? डेवलपमेंट कहाँ है? हमने तो यूँ पढ़ा था कि रिसर्च को एक्सपेंस आउट करना है, डेवलपमेंट में क्राइटेरिया से पहले वाली को एक्सपेंस आउट करना है और बाद वाली को कैपिटलाइज करना है। कहाँ है रिसर्च, कहाँ है डेवलपमेंट? अब ये एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है कि रिसर्च की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, तो ये नहीं पढ़ के आएंगे वो, तो फिर ये सवाल कैसे होगा? हालांकि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आता है, ठीक है? और एक नहीं है, बड़े सवाल हैं, मिटा दें, लगेगा बाद में हो गया सवाल। आगे बढ़े, तो बुक के अंदर है बाकी सवाल, चलो खैर, हाँ बुक के अंदर है बाकी सवाल। भाई उससे पूछे, मुझे आया है अभी तक वो PDF, आगे बुक इनके पास आ गई है, सवाल करेंगे आज पास पेपर के 2-3। अच्छा जी, तो बहरहाल इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो गया, एक नहीं कई सवाल हैं इसी तरह के, ठीक है? जिसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट नाम से नहीं बताई, एक्टिविटीज़ जो उसमें होती हैं वो बता दी, तो हमें पता होना चाहिए। याद करना नहीं है, याद रखना है। एक बार, 2 बार, 3 बार सिर्फ पढ़ लिया, जेहन में बैठ गया, ये बस 2-3 बार पढ़ा होगा ना, तो जब भी सवाल में आएगा आपको पता लग जाएगा कि रिसर्च या डेवलपमेंट, ठीक है? अच्छा आ जाओ जी, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी? चलो, अच्छा जी, एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज। ऐसी बस एक एक दो जो लाइनें, एक एक दो अल्फाज बीच में से आपके उसमें जो है ना आपके जहन में हो, बस, ठीक है? तो रिसर्च एक्टिविटी में आप क्या सोच रहे होते हैं? नॉलेज ऑब्टेन करना, जाहिर सी बात है, अभी तो रिसर्च शुरू की है, प्लान बना के रिसर्च शुरू की है, तो अभी तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं? नॉलेज ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने कोविड की वैक्सीन बनाई, तो पहले आप कोविड को पढ़ रहे हैं, होता क्या है? साइंसदान बैठ गए, आप उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर रही है, तो रिसर्च के अंदर सबसे पहले क्या कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर, ये सबसे पहले बाद में नहीं, लेकिन बहरहाल बनता भी यही है, थोड़ा सा अगर सोच के किया जाए तो। सबसे पहले ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, फिर सर्च फॉर, इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज। हाँ जी, आप
ने सर्च करना है, फिर किसको सर्च करना है, एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स को सर्च करना है पहले, फिर उनको इवेल्युएट करना है और फिर फाइनली उनको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अदर नॉलेज, ठीक है, सर्च करो एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज, ठीक है। सर्च करो तो फिर जब सामने आए तो उनको इवेल्युएट करो, फिर किसको, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग या अदर नॉलेज को इवेल्युएट करो, और जब इवेल्युएट भी कर लिया तो फिर फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाओ। डिफरेंट चीज़ें सामने आती हैं ना, तो उसमें से अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं आप, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, दूसरा सर्च, इवेल्युएट और सेलेक्ट, सर्च, इवेल्युएट और सेलेक्ट, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज। ऐसे ही बस याद रखना है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, देखो अब आपने क्या किया, आपने नॉलेज गेन किया, फिर आपने वैल्यूएशन करके आपने रिसर्च फाइंडिंग्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने काम शुरू करना है, तो आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए कोई रॉ मटेरियल को मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। आपने अगर फार्मूला बनाना है तो आपको फार्मूला में जाहिर सी बात है तजर्बा करना है कि जी मैंने ये वाला कोला बनाना है, या ये वाला पिज़्ज़ा बनाना है, या मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, या मैंने ये वाली वैक्सीन बनानी है, तो जो भी है उसके लिए आपको कुछ मटेरियल चाहिए होगा। अब मटेरियल जो है वो एक से ज़्यादा जगहों से अवेलेबल है, वेंडर डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है, प्राइस भी डिफरेंट है, तो आपने कौन से वाला मटेरियल यूज़ करना है, कौन सी प्राइस वाला, कौन सी क्वालिटी वाला, ये भी रिसर्च फेज में बैठ के आप डिसाइड करते हैं, इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को, ठीक है। तो सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स फॉर मटेरियल, डिवाइसेस, आपने कौन सा इक्विपमेंट पे बैठ के वो तजर्बे करने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सिस्टम्स और सर्विसेज, मतलब ये सब को क्या कर रहे हो आप कि ये सब चीज़ों में आप, इन सब चीज़ों में जहाँ पे आप अल्टरनेटिव्स को सर्च कर रहे हो, जिसके भी हों, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रिसर्च फेज। अब समझिएगा बात, नॉलेज ऑब्टेन करना, उसके बाद सर्चिंग, इवेल्युएशन और सिलेक्शन ऑफ नॉलेज, यूँ कह लें, ज़रा सादा कर लें अगर बात को, तो मैं मिटाता हूँ इसको, ज़रा और सादा कर लेते, ठीक है। सर्चिंग, इवेल्युएशन और सिलेक्शन ऑफ नॉलेज, जो ऑब्टेन किया रिसर्च फाइंडिंग को या नॉलेज को, फिर उसके बाद जब नॉलेज आ गया फिर अल्टरनेटिव्स सर्च करो, किसके, जो मटेरियल यूज़ करना है, डिवाइसेस यूज़ करनी है, प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, प्रोसेस, सिस्टम, तो अल्टरनेटिव्स को सर्च करना बड़ी बारीक बात है, आगे चल के देखोगे ना। तो आपको मैं देखता हूँ जब जाते हैं तो यहाँ पे जो आपको कहा जा रहा है ना सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, वहाँ पे वही एप्लीकेशन बन जाएगी। भाई भेज दिए, चले मैं देख लेता। अच्छा जी, पढ़े पढ़े आप पढ़े। अच्छा जी, और नेक्स्ट है जी फॉर्मुलेशन, डिज़ाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव। तो इस सारी बात के अंदर फॉर्मुलेशन, डिज़ाइन, लटरम एंड पटरम ऑफ व्हाट, फॉर्मुलेशन, डिज़ाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ। तो आपने फॉर्मुलेट करना है, डिज़ाइन करना है, इवेल्युएट करना है, और फाइनली असल में तो क्या करना है, सिलेक्शन करनी है पॉसिबल अल्टरनेटिव्स की फॉर न्यू और इम्प्रूव्ड मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स। तो बात समझ आ रही है कुछ कुछ कि आपने ऑब्टेन किया न्यू नॉलेज, उसके बाद आपने उसको मतलब ऑब्टेन जब कर लिया तो फिर उस नॉलेज को मज़ीद ऑब्टेन करने के लिए असल में क्या कर रहे हैं, हर एक्टिविटी जो आप नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए कर रहे हैं
उसमें आप फिर उस नॉलेज को जब ले आएंगे, सर्च करने के बाद उसको वैल्यूएट करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर अल्टरनेटिव्स को सोचेंगे और फिर फाइनली क्या करेंगे आप, सिलेक्शन करेंगे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स में से कि सबसे अच्छा मटेरियल, डिवाइस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम जो ऊपर आपने सर्च किए थे उनमें से सिलेक्शन कर लें कि ये मटेरियल यूज़ करना है, ये हमने प्रोडक्ट यूज़ करनी है, ये हमने प्रोडक्ट बनानी है, ये हमने इक्विपमेंट यूज़ करना है। ये सब डिसीजन कहाँ पे हो रहे हैं, रिसर्च फेज के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल, ऊपर पढ़ आए हैं, खामखा दोबारा लिख दिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज। अभी ज़रा ना मैं इसको छुपा रहा हूँ बीच वाले को, या बल्कि पहले ये पढ़ लेते हैं 6 क्राइटेरिया क्या था। ठीक है, 6 क्राइटेरिया पहले पढ़ते हैं, फिर डेवलपमेंट फेज पे आएंगे। ओके, सही है। तो रिसर्च फेज क्या है, रिसर्च क्या है, प्लान इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट क्या है, एक्सपेंस आउट करेंगे जो कॉस्ट इनकर हुई। एग्जाम्पल्स क्या हैं, नॉलेज ऑब्टेन करना, उसको रिफाइन करना, जैसे भाई ने कहा। ठीक है, उसके अंदर इवेल्यूएशन, सिलेक्शन, उसके बाद मटेरियल, प्रोडक्ट, इक्विपमेंट वगैरह को आपने मतलब अल्टरनेटिव्स को इवेल्यूएट करना और फिर उनमें से कोई अच्छे वाले को सिलेक्ट करना, फाइनल सिलेक्शन होगी। ये रिसर्च चल रही है। ठीक है, अब रिसर्च के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, चलो पहले ही पढ़ते हैं। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। बस इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। प्लान इन्वेस्टिगेशन थी रिसर्च, और फिर जो उसमें फाइंडिंग्स आई हैं उनको क्या करना, अप्लाई करना। ओके, डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज टू अ प्लान और डिज़ाइन फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सस्टेनेबल ब्ला 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 ब्ला। छोड़ो बस, दफ़ा करो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता हूँ बाद में, पहले एग्जाम्पल्स पढ़ें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट थी क्योंकि नाम से आती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो एग्जाम्पल्स हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज़ प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स किसे कहते हैं, किसी को पता है प्रोटोटाइप्स किसे कहते हैं? जो पहले एक्सपेरिमेंटल एक प्रोडक्ट बनाई जाती है, छोटी सी, कंप्लीट नहीं होती। छोटी मिसाल के तौर पे एक बड़ी सी सोसाइटी बन रही है, तो उसका इस टेबल जितना एक नक्शा बना देंगे, छोटा सा प्रोटोटाइप। ठीक है, तो हाँ, काज का जैसे काफी बनता है। उसके बाद हाँ, काज जो वो जो कढ़ाई करते हैं उससे पहले, हाँ क्या, गाइयों में जैसे कि हाँ हमारे हाँ लिए बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो बहरहाल बहरहाल प्रोटोटाइप क्या है, आपने छोटे लेवल पे एक चीज़ बनाकर देख ली, क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फिर उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, और प्रोटोटाइप की बेसिकली सब कुछ क्या है, प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स का डिज़ाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, उसकी टेस्टिंग करना। ठीक है, प्रोटोटाइप कौन सा, जो प्री प्रोडक्शन या प्री यूज़ है, अभी आपने उसको प्रोड्यूस या यूज़ नहीं किया, उससे पहले आपने उसको टेस्ट किया एक तरह से। ठीक है, तो ये अल्फाज आपको देखकर नज़र आ जाएगा। ठीक है, कि आपने क्या किया जी, जब ये प्रोटोटाइप की बात आएगी, सिर्फ प्रोटोटाइप की बात आएगी, वो प्रोटोटाइप में कुछ भी कर रहे हैं आप, डिज़ाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है, डेवलपमेंट फेज़। अच्छा, डेवलपमेंट फेज़ में आ गया है, कैपिटलाइज उसने फिर भी 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद होने हैं, लेकिन फिलहाल डेवलपमेंट फेज़ में फॉल कर गया। प्रोटोटाइप का लफ्ज़ आ जाएगा, इस तरह याद रखना है ना, प्रोटोटाइप बनने शुरू हो जाए जब, तो डेवलपमेंट शुरू हो गई। प्रोटोटाइप कब बनते हैं, जब आपको कुछ नज़र आ गया होता है, आपको काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटोटाइप जब बनना शुरू हो गया तो समझो डेवलपमेंट शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये भाई आपने डिज़ाइन बनाने शुरू कर दिए, कोई आम बात है। ये क्या होते हैं, ये डाइज, ये मोल्ड्स, ये जिग्स, टूल्स क्या होते हैं? ठीक है, आपने एक नई तरह के डिज़ाइन की ग्लासेस जो हैं उनका डिज़ाइन बनाया, नई तरह की। अब वो तो आपके पास सांचे ही नहीं है जिनके ऊपर वो फ्रेम बनेगा या वो शीशा बनेगा, तो आपको नई डाइज बनानी पड़ेंगी, नए फ्रेम, नए मोल्ड्स, नए जो है वो ये टूल्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, को नट बोल्ट नए लगाओगे, वो सांचे नए लगाओगे, करोगे ना ये काम। तो ये काम कब कर रहे हो, जब आपको कुछ नज़र आ गए। तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। क्या निशानी है, आपने डाइयाँ शाइयाँ बनानी शुरू कर दी हैं, उस नए डिज़ाइन के मुताबिक आपने डाइज वगैरह हो। ठीक है, अभी टेस्ट रन होगा, हो सकता है ये डाइज बनाई हो आपने 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद, तो फिर ये क्या है, कैपिटलाइज। और अगर ये पहले बनी होंगी उससे 6 क्राइटेरिया भी तो एक मुसीबत है ना, लेकिन फिलहाल उसको छोड़ दो साइड पे। फिलहाल सादा बात,
जब आपने प्रोटोटाइप्स बनाने शुरू कर दिए तो डेवलपमेंट स्टार्ट है। जब आपने टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज बनानी शुरू कर दी तो डेवलपमेंट स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या था जी, प्रोटोटाइप्स थे, और ये क्या थे, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज। ठीक है, ये जब बनने लग जाएं, फिर उसके बाद डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट। ऐसा प्लांट जिसपे पायलट बैठा होगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक छोटे लेवल का प्लांट होता है। जैसे अब उस्मान भाई ने तो डिज़ाइन बना लिया, अब उस्मान भाई कहते हैं जी बड़ा कामयाब जाएगा ये डिज़ाइन, ठीक है, लेकिन हम सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनके, ठीक है, हमने तो फैसला जो है वो ऐसे नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि हम एक बोर्ड हैं और हमारे पीछे बहुत सारे शेयर होल्डर हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, तो ये ऐसे ही पानी लगा दो उस पैसे को। हमने कहा अच्छा यार कुछ थोड़े से बना के दिखा दो। देखा सर थोड़े से वैसे थोड़े ही बनेंगे, ये तो कंप्यूटर पे डिज़ाइन बना है, आजकल तो एआई से मैं सब कुछ कर लेता हूँ, ऐसे थोड़ा ही है। अब कंप्यूटर पे तो बन गया, अब मैं कैसे आपको फिजिकली बना के दिखाऊँ? इसके लिए तो फिर जाहिर सी बात है प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमने कहा पागल हो तुम, 10 करोड़ का प्लांट लगाएं। अच्छा चलो ऐसा करो, एक छोटा सा प्लांट बनाओ जो सिर्फ जो है वो 10-12 एन के हमें बनाकर दिखा दे, एक छोटे लेवल का, इस पर खर्चा भी थोड़ा होता है, ठीक है, एक जिससे आपने कल को प्लांट मशीनरी बनाने वाली भी कंपनियां मौजूद हैं जो आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपका प्लांट, आपकी मशीनरी बना के देते हैं। तो उन्हीं को आप कह दो कि अच्छा यार ऐसा करो, एक छोटा सा इस तरह का बना के दे दो, मैं ज़रा उस पर तजर्बा कर लूँ कि डिज़ाइन कैसा लगता है। तो उन्होंने आपसे इसके भी पैसे लेने हैं, लेने हैं नहीं लेने हैं। अब आपने ये पैसे दिए हैं, क्या आप इसको पीपीई बनाओगे? सोच के बताना। क्या पायलट प्लांट है, प्लांट है, पायलट प्लांट है, ठीक है। अच्छा ये पायलट प्लांट जो है ये इंटेंजिबल सही बना है या नहीं बना उसके लिए चेक कर रहे हैं, तो ये है तो पायलट प्लांट, लेकिन जो पायलट प्लांट के ऊपर खर्चा आया इसके बनने पे, इसके डिज़ाइन बनाने, आर्किटेक्चर से डिज़ाइन बनवाया आपने कि यार ऐसी चीज़ बना दो, फिर वो डिज़ाइन बना तो फिर कंस्ट्रक्ट करके दिया कंपनी ने जिसने बना के देना था हमें, फिर हमने उसको रन करके देखा, ये सारी चीज़ पे खर्चा हुआ है, ये खर्चा पीपीई तो नहीं बन सकता, तो फिर ये खर्चा क्या करूँ, एक्सपेंस आउट कर दूँ? एक्सपेंस आउट नहीं करना, ये डेवलपमेंट फेज का खर्चा है। अच्छा हाँ, अगली बात बाद में है, डेवलपमेंट फेज का है तो अगर 6 क्राइटेरिया के बाद वाला हुआ तो कैपिटलाइज करेंगे, पहले वाला हुआ तो वो अपनी जगह पे कायम है, ठीक है। तो पायलट प्लांट को डिजाइन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इसकी, ठीक है, और ऑपरेशन, डिजाइन भी किया, कंस्ट्रक्ट भी कराया और ऑपरेट भी किया, किसको? गल उत्थे ही है, पायलट प्लांट, ठीक है। तो पायलट नू पढ़ो, पायलट नू, ठीक है, पायलट नजर आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है, ये डेवलपमेंट फेज है, ओके। तो प्रोटोटाइप, टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज और पायलट प्लांट, ये इस तरह से याद रखना है बस, तो 2 बार पढ़ लो, तीसरी बार जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिजाइन हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो चाहे ऑपरेशन हो, किस चीज का हो, प्रोटोटाइप का। कोई बच्चा ये ना भूल के कह दे भाई पायलट प्लांट का, ये ना कह दे तो प्लांट है पीपीई बनेगा, भाई क्या मतलब पीपीई बनेगा, अभी तो इंटेंजिबल बन रहा है, डेवलपमेंट चल रही है, तो हमने एक छोटा सा प्लांट बना के उसके ऊपर तजर्बा करना है, ये वैक्सीनें बना के या ये एनक का डिज़ाइन बना के, ठीक है, बात समझ आएगी, ठीक है। तो ये भी क्या है जी, ये भी डेवलपमेंट फेज चल रहा है। उसके बाद आगे पढ़ लो, बता रहा है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट दैट इज़ नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। इस पर कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो सकनी, बड़े लेवल के प्लांट होते हैं, वो हज़ारों लाखों एनके बनाएंगे वो साल की, ऐसे थोड़ा ही है, ये तो ऐसे 5-7 बनाकर हमें चेक करना है। छोटा सा एक प्लांट बनवाया, एक कमरे 2 टेबलों के ऊपर आ जाएगा, छोटा सा प्लांट ही है, बस ये चेक करना है कि ये कैसा बना है, ये डिज़ाइन कैसा लगता है, ये चलता भी है या नहीं चलता है। तो ये डेवलपमेंट फेज़ का खर्चा है, डेवलपमेंट फेज़ का खर्चा है, पीपीई नहीं है, डेवलपमेंट फेज़ का खर्चा है। इस खर्चे को आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से डील करना है। अगर ये खर्चा हुआ है, 6 क्राइटेरिया मीट अभी नहीं हुआ तो एक्सपेंस में डालें, और अगर ये खर्चा हो, जो भी खर्चा पायलट प्लांट पे, उसको बनवाने पे या उसको चलाने पे, अगर 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद हुआ है तो इसको इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनाएं, क्योंकि ये तो हम चेक कर रहे हैं ना कि इंटेंजिबल बना या नहीं बना सही, ओके। अच्छा जी, और आखिर में आता है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चोजन अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे आके फ़र्क, वो कहते नहीं 2 तस्वीरें देकर ये फ़र्क बताएं, हैं जी। तो यहाँ पे क्या था, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, और यहाँ पर क्या है,
डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ, वो जो पहले सेलेक्ट हो गया था ना उसको यहां पे आप डिजाइन कर रहे हैं, उस अल्टरनेटिव को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। किसकी? वो जो इधर रिसर्च फेज में सेलेक्ट हो गया था उसको अब यहां पर आप चला रहे हैं। तो डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन या टेस्टिंग ऑफ चोजन अल्टरनेटिव, इससे नहीं भूलना। ये मेरे ख्याल में एक सवाल में ऐसा किया भी था कि आपने कि ये लफ्ज दोनों ही दिए थे, चोजन भी था और सिलेक्शन, आई थिंक। चलो देख लेते हैं, ठीक है, सही है। तो ये याद रह जाएंगी अब, ठीक है। अगले को भी कटो, ये भी वैसा ही है, जिंदगी आसान करो, अपनी भी और मेरी भी। अच्छा, अब बात होगी सादा। तो देखो भाई, रिसर्च क्या है? प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। कोई एग्जांपल्स? नॉलेज ऑब्टेन करना, उस नॉलेज को रिफाइन करना, अल्टरनेटिव्स को सर्च करना और उनमें से सूटेबल को सिलेक्ट कर लेना। रिसर्च इज ओवर। रिसर्च में जितने खर्चे होंगे एक्सपेंस आउट होंगे। फिर शुरू हुई डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। जो रिसर्च में सीखा अब उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है जी? क्या क्या था? प्रोटोटाइप बना रहे हैं, पायलट प्लांट बना, प्रोटोटाइप से रिलेटेड खर्चे, पायलट प्लांट से रिलेटेड खर्चे, फिर मोल्ड्स, जिग्स, टूल्स, डाइज से रिलेटेड खर्चे, फिर चोजन अल्टरनेटिव को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ है? बस 4 ही हैं। टेस्टिंग वो उसी में आ गया ना, चोजन अल्टरनेटिव्स की, ठीक है। तो ये क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की ट्रीटमेंट क्या है वो पहले बताई हुई है। 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाला एक्सपेंस आउट और बाद वाला कैपिटलाइज, ठीक है। आप बस 6 क्राइटेरिया पढ़ लें, उसके बाद फिर थोड़ा सांस लेते हैं जी। वैसे तो दिल कर रहा है ये भी पढ़ लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस कंपनी का काम ही रिसर्च करना हो उसका क्या होगा? क्या मतलब? मतलब कि जैसे कि शौकत खानम रिसर्च सेंटर, हाँ, मतलब कि आप समझिए ये प्राइवेट है, फिर इसकी इंटेंजिबल अलग होगी और रिसर्च नहीं आएगी इसकी इंटेंजिबल। यार देखो, आपने रिसर्च किसी के काम पे करनी है ना, तो आपने उसके साइंसदान को बिठाना है, ठीक है ना। आप भी रिसर्च कर सकते हैं, आपका भी इंटेंजिबल बन सकता है, कुछ भी बनाना चाहो। खर्चा होगा कुछ, बिठा दो बंदे, खर्चे शुरू कर दो। जब तक वो अंधेरे में हाथ पांव मार रहे होंगे, रिसर्च फेज चल रहा होगा, आप भी एक्सपेंस आउट कर ही जाना। जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे तो कैपिटलाइज कर लेना, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो मैंने एटम बम बनाना है इसका मुझे बड़ा फ़ायदा आना है, ठीक है ना। तो वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको खर्चा करना पड़ेगा, साइंसदानों को तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, उनके तजर्बों के लिए मटीरियल लाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। चाहे शौकत खानम हो, चाहे आप हो, कोई भी रिसर्च कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। IS 38 हर एक पे लगता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ज़बानी तो आपको बता दिया था, अब यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। वो कहता है एन इंटेंजिबल अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट, ये फिर आ गया विच एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट shall be recorded, recognized, recorded if and only if an entity can demonstrate all of the following। और देखो 1 2 3 4 5 6, इनको मैंने कहा था ये 6 क्राइटेरिया, ठीक है। ये 6 क्राइटेरिया बड़े आसान से हैं। अगेन इनको सिर्फ 1 बार 2 बार पढ़ लेना है मैंने मेरे साथ मिलकर, और बाकी तो फिर मैं आपको बता ही चुका हूँ। ICAP तो ये 6 बताता ही नहीं है, इनमें से कोई एक बोल देगा जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये 6 क्राइटेरिया मीट हो गए हैं, लेकिन पता होना चाहिए MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो वो कहता है कि डेवलपमेंट में आपने इंटेंजिबल सिर्फ तब रिकॉर्ड करना है जब ये सारे के सारे हो जाएं। क्या ये 6 क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले जी आपने जाकर, अच्छा अब आप हैं अकाउंटेंट, IS 38 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेठ साहब हैं, साइंसदान हैं, सब काम हो रहे हैं, उनसे हट के आप हैं अलग से, जिन्होंने अब वो जो सब ड्रामा चल रहा है उसकी अकाउंटिंग करनी है। आपका तो जिम्मे अकाउंटिंग है ना, तो वो अब आप अकाउंटेंट हैं, ठीक है। अब ये आपकी दौड़ें हैं, ये 6 क्राइटेरिया क्या हैं? ये आपकी दौड़ें हैं।
आप दौड़ें लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप सबसे पहले दौड़े दौड़े गए, जाके आपने साइंसदानों से कहा, ओ भाई कभी पहले ये इस जैसा कभी पहले इस जैसी वैक्सीन बनाई भी है ज़िंदगी में? कभी वैक्सीन भी बनाई है? हाँ, बड़ी वैक्सीनें, हम तो हर रोज़ सुबह शाम वैक्सीन बनाते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या पूछा जाकर? आपने जाकर साइंसदानों से पूछा कि टेक्निकल फिजिबिलिटी बताओ, वो बना भी सकते हो कि नहीं। टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होती है? बना भी सकते हो कि नहीं। तो ये किससे जाके आपने सवाल पूछा? सवाल सारे आपने पूछने, ठीक है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग करनी है, आपने ये डिसाइड करना है कि ये सारे आंसर यस हैं, तो फिर जो खर्चे हो रहे हैं इन 4 में से वो आप इंटेंजिबल एसेट डेबिट करके कैश क्रेडिट कर रहे होगे, नहीं तो P&L में एक्सपेंस डेबिट कर रहे होगे। तो आपका मसला है ना 6 क्राइटेरिया, आप भागे भागे फिर रहे हो। उनको क्या, साइंसदानों को क्या कहिए I38 क्या होता है, उनको तो बस यही बस ठीक है लगे हुए काम में, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसके पास गए? आप गए साइंसदानों के पास। तो आपने कहा भाई बना लोगे द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज और सेल। अच्छा, ये इंटेंजिबल जो आपने बनाना है ये आप यूज करने के लिए भी बना सकते हैं या इसी को ही सेल कर दें। जैसे भाई को जगाना जरा, ठीक है भाई, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, हो सकता है उसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने के लिए बनाओ, आपको यूज़ करने से फ़ायदा आ जाए। हो सकता है आप उसको एक प्रोडक्ट के तौर पे आप बेचना शुरू कर दो। सॉफ्टवेयर वाले सुबह सवेरे आप जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को साइकिल पे रखें और निकल जाएं गलियों में और जाकर बेचें। सॉफ्टवेयर वाले 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। अब ये क्या है, आपने एक बार सॉफ्टवेयर बना लिया, अब आप उस सॉफ्टवेयर को ही बेची जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल या तो आप बनाएंगे, यूज कर लेंगे, फायदा ले लेंगे, या बनाएंगे और बेचेंगे तो फायदा ले लेंगे। तो वो तो बात की बात है ना। आप अकाउंटेंट जाके क्या पूछ रहे हैं साइंसदानों से, भाई बना लोगे ताकि वो बन जाएगा, ताकि वो बनकर फिर यूज होना है तो यूज हो, बिकना है तो बिके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज दी? टेक्निकल फिजिबिलिटी। अच्छा जी, साइंसदानों ने क्या कहा? हाँ, टेंशन ही कोई नहीं, टेंशन मत आवा, बन जाएंगे। कैसे नहीं बनेंगे, ये सब कुछ हमने बड़ी दफ़ा बनाया। मोबाइल वाले भाई उस्मान, बड़ी दफ़ा बनाया हमने ऐसे इंटेंजिबल्स को, टेंशन ही कोई नहीं, बना लेंगे इंशाल्लाह। फिर आपने जाके अच्छा उनसे कहा ठीक है, आप वहाँ से निकले और आप चले गए सेठ साहब के कमरे में, और सेठ साहब से आपने पूछा क्या चल रहा है इधर? साइंसदान बैठे हुए हैं और फार्मूला पता नहीं क्या बना रहे हैं, वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, लगे हुए हैं, क्या चक्कर है, क्या किस लिए बिठाया इनको? सेठ साहब कहने लगे यार वेले बैठे थे, मैं अगर किसी काम लाइए ना। हाँ, समझ गए कि कोई इंटेंशन नहीं है कंप्लीट करने की। बात समझे ना, लॉजिकल बातें। एक चीज सेठ साहब कह रहे हैं मैं कंप्लीट ही नहीं करना चाहता, तो क्या फ्यूचर में फिर उससे फायदा आएगा? हमें बस उन्होंने रौनक लगाई हुई है, रौनक मेला लाया है, ठीक है, कोई उनकी इंटेंशन नहीं है इसको कंप्लीट करने की। तो फिर आप आज इसको एसेट बनाएं और फिर फ्यूचर में जब जितना अरसा फायदा दे उतना अरसा इसको अमोर्टाइज करेंगे। फायदा कहाँ देना है, कंप्लीट ही नहीं करने का इरादा, तो ठीक है, कोई क्राइटेरिया में खर्चे हो रहे हैं वैसे जो मर्जी कर रहे हो, तो सारी रौनक को एक्सपेंस आउट करो, ठीक है। अच्छा, सेठ साहब ने कहा नहीं, आई एम वेरी सीरियस, मैं इसको बनाना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट तो इस वक्त जो है वो मेरे लिए जो है वो ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है, हम इसको कंप्लीट करके ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही कीमत चुकानी पड़े। आपने कहा ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, निकल आए बाहर। अब आप आ गए, फैक्ट्री का दरवाज़ा खोला, प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा वो ये जो फार्मूला बना रहे हैं इसको इस्तेमाल कर भी लोगे? और साथ ही उसके आपका दूसरा दोस्त भी खड़ा हुआ था, सेल्स डायरेक्टर या सेल्स मैनेजर, और यार ये जो चीज़ उससे बनाएंगे तुम बेच लोगे, ठीक है, या जो भी है, मतलब अगर इंटेंजिबल यूज़ करना है तो क्या यूज़ कर सकते हैं? अपने स्टाफ से जाके पूछोगे, या इसको सेल करना है तो सेल वाले मार्केटिंग वालों से पूछोगे क्या इसको बेच लोगे, ठीक है। तो अगर वो कहेंगे यस तो अच्छी बात। अब देखो ना, टेक्निकली साइंसदानों ने कहा बन भी सकता है, सेठ साहब कह रहे हैं बनाएंगे इंशाल्लाह, कंप्लीट भी करेंगे, लेकिन आगे हमारी एबिलिटी नहीं है उसको यूज़ करने की या सेल करने की, हम ना बेच सकते हैं ना यूज़ कर सकते हैं, तो फिर फ़ायदा कहाँ से आएगा? या यूज़ करके फ़ायदा आना है, एसेट दो तरह से ही फ़ायदा दे सकता है ना, या इस्तेमाल करो फ़ायदा उठाओ या बेच दो, तो दोनों काम अगर कर ही नहीं सकते तो फिर कौन सा एसेट? बात समझ रहे हो ना, बारीकी की बात है थोड़ी सी ना, डीप डाउन जाके सोचो तो, लेकिन बस एक बार पढ़ के डीप डाउन वाली बात को दफ़ा कर देना है,
बस सादा बात 6 क्राइटेरिया हमने नाम याद रखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एंड यूज एंड सेल द, वो यूज एंड सेल वो हर दफ़ा ही कही जा रहा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है असल में, अब आप फिर जाएंगे और आप चेक करेंगे, साइंसदानों ने तो कह दिया कि बन जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या हमारे पास एडिक्वेट टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या अदर रिसोर्सेज हैं? क्या मतलब? फिर आप सेठ साहब के पास गए, आपने कहा सर वो तो ठीक है, साइंसदान कह रहे हैं बना लेंगे, आप कह रहे हैं कंप्लीट भी करना है, मार्केटिंग वाले कह रहे हैं बेच भी लेंगे, आपके पास इसको कंप्लीट करने के पैसे हैं? नहीं, वो तो नहीं है वो तो नहीं। क्या मतलब? आपको एक, आपकी इंटेंशन ठीक है, नियत, नेकी मिल गई आपको, इरादे के ऊपर नेकी एक नेकी मिल गई आपको, लेकिन असल में वो 10 से 70 गुना नेकी तो मिलेगी जब आप वो नेकी कर लोगे। नेकी की नियत करने पर नेकी की नियत करने पर हदीस में आता है ना कि मोमिन बंदा जब कोई नेकी का इरादा करता है तो उसको एक नेकी का सवाब, एक नेकी मिल जाती है, और अगर उसको कर लेता है तो 10 से 70 गुना तक अजर मिलता है। तो एक तो नेकी मिल गई लेकिन इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना है आपने। अगर सोचना है कि फ्यूचर में मरने के बाद आपके पास एक ऐसा रिसोर्स होगा जो आपको फायदा देगा, तो उसके लिए आपको वो नेकी कर भी लेनी चाहिए, ठीक है। तो नेकी कर ली तो कह रहे नहीं मेरे पास उसके लिए पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो पैसे नहीं है तो फिर ये भी 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, नहीं सेठ साहब ने कहा उन्होंने पैसा बड़ा भाई के पास, ठीक है, बड़े भाई तो भाई होता है, टेंशन नहीं, पैसा बड़ा, ठीक है, बड़ा भरा है जी, सऊदीया होता है ना, ठीक है, उस्मान लंदन होता है, अच्छा ठीक है। तो अवेलेबिलिटी एडिक्वेट टेक्निकल और फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज की, ये भी ओके हो गया। तो फिर अब ये सारी जगहों से घूम फिर करना, एक मैंने पॉइंट छोड़ा पढ़ा देता हूँ, सारी जगहों से घूम फिर करना। अब आप आ गए हैं, आपने अपने दफ्तर का दरवाज़ा खोला है और आके बैठ गए हैं, दफ्तर का दरवाज़ा बंद करके कुर्सी पर ऐसे रख के आंखें मूंद कर, क्योंकि अगला जो काम है वो अब आपका है। अब वो आप किसी से नहीं पूछ सकते, अब वो आप ही हैं जो इसको डिटरमिन करेंगे। और वो आखिरी स्टेप है, क्या कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है? इसका जवाब कौन देगा? आप ही हैं। नहीं आप ही हैं भाई। कॉस्ट, अगर आप इतने बड़े तुसी सेटअप लाए ने, तो क्या आपकी कोई भी खर्चा अनरिकॉर्डेड रह सकता है? बोलो, नहीं ना रह सकता। तो कॉस्ट रिलायबली मेजर आपने खुद ही करनी है। तो आप इनवॉइसेस निकालोगे, बिल्स निकालोगे, पेरोल निकालोगे, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। कोई भी चीज़ खरीद के लाए, कोई इक्विपमेंट खरीदा था उसकी आपके पास इनवॉइस होगी, कोई आपने मटेरियल खरीदा था उसकी इनवॉइस होगी, कोई आपने सैलरी पे की साइंसदानों को उसका पेरोल होगा आपके पास। तो कॉस्ट रिलायबली मेजर आपने खुद ही करनी है, ठीक है। तो ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह आप कर लोगे, ठीक है। और अगर ना हो सके तो सारी चीज़ें हाँ भी हों, जब कॉस्ट ही रिलायबली मेजर नहीं हो सकेगी तो कौन सा इंटेंजिबल, कैसे रिकॉर्ड करें इंटेंजिबल, ठीक है। तो बहरहाल ये 6 क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है। अब एक रह गया बीच में, तो एक मिनट, एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू, ठीक है। तो ये क्या है जी, रिलायबल मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर, यानी कि रिलायबली कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके, ठीक है। अब रह गया एक बीच में, ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, ये भी बस ऐसा ही है। कहता है डिटरमिन करो कैसे 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 इंटेंजिबल एसेट जनरेट करेगा फ्यूचर बेनिफिट। ये खुद भी सोच लो, खुद भी सोचो जरा बैठ के, कैसे। नहीं समझ आ रही तो चले जाओ अमंग अदर थिंग्स, क्या चले जाओ ज़रा, एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट। चले जाओ अपने मार्केटिंग मैनेजर के पास, दोबारा चले जाओ, उसे कहो ओ यार ये तुम जो भिंडी कोला बना रहे हो, ये करेला कोला बना रहे हो, ये तुम पिज़्ज़ा हनी वाला बना रहे हो, तुम्हें लगता है कि इसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है? क्या करो, पहले सोचो ना, कैसे इंटेंजिबल विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट्स। अमंग अदर थिंग्स डेमोन्स्ट्रेट, entity can demonstrate existence of a market for output of intangible और द इंटेंजिबल इटसेल्फ, यानी कि अगर वो तो इंटेंजिबल से चीज़ें बनाकर यूज़ करके चीज़ें बना के बेचनी है तो उस चीज़ की मार्केट हो, और अगर इंटेंजिबल बेचना है तो इंटेंजिबल की मार्केट हो, ठीक है। तो क्या असेस करो, मार्केट भी है या नहीं है, ठीक है। और अगर खुद यूज़ करना है तो उसकी कोई यूज़फुलनेस है या नहीं है,
तो ये है ना, आपने खुद अपनी जजमेंट भी यूज़ करनी है बीच में, ठीक है। और सही है, तो ये आपने कहा कैसे इंटेंजिबल विल जनरेट प्रोबेबल बेनिफिट्स। इसके लिए आप मार्केट, आप अपनी जजमेंट यूज़ करो, ज़रा जाके देखो मार्केट भी एग्जिस्ट करती है, जो इंटेंजिबल है उसको यूज़ करके चीज़ें बनानी है तो उस चीज़ों की, या अगर उसी को बेचना है तो उसकी अपनी, ठीक है। तो ये जनाब 6 क्राइटेरिया। पहला, साइंसदानों बना लोगे, यस। सेठ साहब क्या इरादा है, कंप्लीट करेंगे। फिर यार एबिलिटी टू यूज़ है या सेल है, पूछ लो आप जाके अपने प्रोडक्शन मैनेजर से या सेल मैनेजर से। फिर अपनी जजमेंट भी यूज़ करो, सोचो कैसे 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 ये फ्यूचर बेनिफिट्स जो है वो जनरेट करेगी। फिर उसके बाद सेठ साहब के पास दोबारा जाओ, पैसे हैं भाईजान पूरा करने के, ठीक है, ये भी ओके। तो फिर अपने दफ्तर में वापस आओ और निकालो अपनी सारी फाइलें और कॉस्ट को रिलायबली मेजर करने की भाई को जगाकर कोशिश करो, ठीक है। तो 6 क्राइटेरिया मीट हो जाएं, जब 6 के 6 जब मीट हो जाएं तो उससे ऑनवर्ड जो डेवलपमेंट फेज के खर्चे हैं वो क्या करेंगे, कैपिटलाइज, क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात मैं कर लूँ फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं। वो आखिरी बात क्या है, आपको कल का सवाल अगर याद करें तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि कमर्शियली वायबल है, बस। तो कमर्शियली वायबल ये यहाँ पर एबिलिटी टू सेल के अंदर आता है, यानी कोई एक पॉइंट बता देगा, कोई एक निशानी बता देगा जिससे पता लग जाएगा कि 6 क्राइटेरिया मीट हो रहा है। इनमें से कोई एक, जैसे वो कहेगा कि टेक्निकली फिजिबल, ठीक है, डेवलपमेंट इज स्टार्टेड ऑन यकम अप्रैल 2022 बट इट बिकम टेक्निकली फिजिबल ऑन यकम सितंबर 2022। तो यकम अप्रैल 22 से डेवलपमेंट शुरू हो गई, लेकिन 6 क्राइटेरिया मीट हुए यकम सितंबर। अब 6 के 6 नहीं लिखे उसने, तो ये मैं आपको पर्चे के लिए बता रहा हूं। 6 में से कोई एक लिख दे कि ये मीट हो गया तो समझ जाओ पर्चे की हद तक कि ये 6 क्राइटेरिया मीट होने की निशानी है, इससे ऑनवर्ड अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो बस याद जहन में बैठ गए, ठीक है, ये काफ़ी। ऐसे ही याद रखो ना, साइंसदान थे, फिर मालिक था, फिर मार्केटिंग वाले थे, फिर खुद बैठ के जजमेंट लगाई थी, फिर पैसों के लिए मालिक के पास गए थे, फिर खुद दफ्तर में आके बैठे थे, बस 6 स्टेप्स पूरे, 6 क्राइटेरिया पूरे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया पूरे होने से पहले पहले डेवलपमेंट फेज के खर्चे भी एक्सपेंस में, और इसके बाद वाले कैपिटलाइज। पार्ट 2 शुरू है।